हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पर रखा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ड्रॉबैक्स को दूर करने और ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से ज्यादा रूलिंग पावर बन गई थी, जिसमें करप्शन और मिसमैनेजमेंट का काफी इशू था। इसलिए विलियम पिट, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि इंडियन अफेयर्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो। इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। सबसे पहला प्रोविजन है डायरेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया। जहां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ रेगुलेट करती थी, कंट्रोल नहीं। वहीं इस एक्ट से पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया टर्म यूज किया गया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया। ये पहली बार था जब ब्रिटिशर्स ने अपनी सोवेरेनिटी को इंडिया पे फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेट अथॉरिटी मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस और इंडियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन पर। इससे कंपनी का काम डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के सुपरविजन में आ गया, जो ब्रिटिश रूल के कंसोलिडेशन में एक बड़ी वजह बना। इस एक्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन सबऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज था। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया गया और कलकत्ता को ब्रिटिश पोजेशंस की कैपिटल बना दिया गया। बंगाल को वॉर और रेवेन्यू मैटर्स में ज्यादा पावर्स दी गई। इस एक्ट का तीसरा प्रोविजन ये था, पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस। इस एक्ट के पहले ये दोनों ही फंक्शंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट से पॉलिटिकल फंक्शंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू इन्हें मैनेज किया गया। वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करते थे। इस एक्ट का फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बॉडी थी जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। इसमें 6 मेंबर्स होते थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स, जो कि ब्रिटिश क्राउन के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास फुल अथॉरिटी थी और कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और डिसीजंस अप्रूव करने का पावर भी था। पिट्स इंडिया एक्ट का फिफ्थ प्रोविजन डुअल सिस्टम था। इस एक्ट ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में डुअल कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व थी, लेकिन फाइनल पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। ये सिस्टम 1858 तक चलता रहा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। इस तरह एक डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ ही एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई, जिसमें 3 डायरेक्टर्स थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच लिंक का काम करते थे। इस एक्ट का 6th प्रोविजन प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर था। पिट्स इंडिया एक्ट से सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए ये जरूरी कर दिया गया कि वो अपनी इंडिया की और ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज करें। करप्शन के केसेस में सीवियर पनिशमेंट्स का रूल भी बनाया गया। इस एक्ट का 7th प्रोविजन गवर्नर जनरल की पावर्स को बढ़ाना था। पिट्स इंडिया एक्ट से गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर्स दी गई ताकि डिसीजन मेकिंग फास्ट और एफिशिएंट हो सके। गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर्स को 4 से रिड्यूस करके 3 मेंबर्स कर दिया गया, जिसमें से एक कमांडर इन चीफ होता था। और इसके साथ ही गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट का पावर भी दिया गया, जिससे टाई होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यानी ओवरऑल गवर्नर जनरल की पावर्स बढ़ा दी गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल में अगर एक भी मेंबर गवर्नर जनरल के सपोर्ट में वोट करता है तो गवर्नर जनरल का डिसीजन ही फाइनल होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में टाई हो जाएगा और कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल के पास ही है। पिट्स इंडिया एक्ट के कई ड्रॉबैक्स भी थे। इस एक्ट का डुअल कंट्रोल सिस्टम काफी कंफ्यूजिंग था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी, जिस वजह से दोनों की पावर्स ओवरलैप होती थी, जिससे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता था। इस एक्ट का दूसरा ड्रॉबैक
करप्शन इश्यूज थे। प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर के प्रोविजन के बावजूद करप्शन अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी। कंपनी के ऑफिसर्स अपने फायदे के लिए पावर का मिसयूज करते थे। इस एक्ट का तीसरा ड्रॉबैक गवर्नर जनरल का रोल था। गवर्नर जनरल को ब्रिटिश क्राउन और कंपनी दोनों की सर्विस करनी पड़ती थी, जो कि काफी चैलेंजिंग था। इस एक्ट का चौथा ड्रॉबैक गवर्नर जनरल की पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाना था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को 4 से रिड्यूस करके 3 मेंबर्स कर दिया गया, जिससे गवर्नर जनरल का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो गया। बस एक वोट मिलते ही वो अपने डिसीजंस को फोर्स कर सकते थे। इस एक्ट का फिफ्थ ड्रॉबैक इंडियन इंटरेस्ट का इग्नोरेंस था। ये एक्ट इंडियन पॉपुलेशन के वेलफेयर को इग्नोर करता था। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर सिर्फ ब्रिटिश कंट्रोल को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि इंडियन लोगों की नीड्स को एड्रेस करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और ड्रॉबैक्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।